हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। और वो कहते हैं कि नया दिन है, नई बात करो, कल चाहे हारे थे, आज शुरुआत करो। ठीक है दोस्तों, नया दिन है, नई बात करो, कल चाहे हारे थे, आज शुरुआत करो। शुरुआत कभी भी हो यार, लेकिन कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर से आप लोगों के साथ में बीच में बना हूँ। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैंने आप लोगों के लिए उत्तराखंड के जितने भी सॉल्व्ड पेपर है दोस्तों, उनकी सीरीज यहाँ पर शुरू कर दी है। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पे जरूर जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सॉल्व्ड पेपर को देख सकें। ठीक है, जितने भी ग्रुप सी के सॉल्व्ड पेपर है दोस्तों, उनकी सीरीज मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, आज से हम यहाँ पर ये सीरीज मैंने चालू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलग अलग जो टॉपिक हैं, हिंदी के, जीके, जीएस जो भी हैं, सबकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात और चीज़ है दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिए यार, ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। ठीक है, जितने भी सॉल्व्ड पेपर है दोस्तों, मैं यहाँ पर उनको कराने वाला हूँ। ठीक है, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो ये पेपर है दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी का जो पेपर हुआ था, इसका ये सॉल्व पेपर मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये 18/12/2022 को हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। बहुत आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप वीडियो को एक बार देखते हैं तो ऐसा पढ़ाएंगे कि जो वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। समझ रहे बात को। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, और लिखते लिखते बीच में कोई छूट जाता है, कोई शब्द छूट जाता है, और आपने वाक्य पूरा लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उस वाक्य को बीच में दर्शाना है जो छूटा है। ठीक है, माना एक वाक्य है, सपोज दैट गांधी जयंती होती है। ठीक है, आपने आगे लिख दिया गांधी जयंती होती है, गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात पोरबंदर में है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो पहले वाक्य था गांधी जयंती होती है, अब कब होती है ये आप भूल गए, तो आपने उसको बीच में दर्शाना है कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। ठीक है, तो उस 2 अक्टूबर को दर्शाने के लिए यही पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये चिन्ह है दोस्तों हंस पद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, हंस पद। और वो चिन्ह हंस पद का कैसा होता है, ये चिन्ह होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ऐसा चिन्ह होता है। और हंस पद का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, त्रुटि बोधक। एक यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, त्रुटि। ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको, त्रुटि बोधक। ठीक है दोस्तों, हंस पद का दूसरा नाम क्या है, त्रुटि बोधक है। क्लियर होगी बात, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपने केवल हंस पद याद कर रखा है और उसने पूछ दिया, उसने ऑप्शन में डाल दिया त्रुटि बोधक, ठीक है, तो दोनों नाम याद करने हैं। ये गलती कभी नहीं करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आप याद करते हैं, अगर उसके 2-3 नाम है तो 1-2 नाम याद कर लिया करो। क्या पता एग्जामिनर जो नाम आपने याद किया है वो ना पूछकर कोई और नाम पूछ दे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। ध्यान समझना कि भाषा की सबसे छोटी क्या है, ध्वनि इकाई है। और प्लस क्या बोल रहा है, जिसके खंड न किया जा सके कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, ए है शब्द, बी है पद, सी है वर्ण और डी है वाक्य। तो वो कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ण कहलाती है। ठीक है, एक वर्ण यानी अक्षर, उसकी हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है दोस्तों, जिसकी हम खंड नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों, एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं, और जब
प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश के अंत में लगते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, जब यह प्रत्यय शब्द के प्रारंभ अंत में लगता है तो क्या करता है, शब्द के जो शब्द होता है उसको बदल देता है। समझ रहे ना बात को, उस वाक्य को चेंज कर देता है। तो शब्द का वो क्या लगते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय लगते हैं शब्दों के अंत में, और जो उपसर्ग होते हैं वो कहाँ लगते हैं, वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। पहले ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात, प्रत्यय और उपसर्ग में जो विद्यार्थी होता है वो कन्फ्यूजन होता है। तो उपसर्ग आगे, उपसर्ग मिल रहे ना, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे से, ऐसे याद कर लो। प्रारंभ छोड़ो, किताब की भाषा छोड़ो, प्रारंभ अंतिम छोड़ो, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग बोले तो आगे मिल रहा है ना, उप से आगे, अब प्रत्यय से पीछे। समझ रहे बात को, ऐसे याद कर लो, ऐसे में याद हो जाएगा तुरंत। तो अंतिम शब्द में यहाँ पर क्या बोल रहा था कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जैसे हमने प्रत्यय देखा, मेरे माइंड में तुरंत आ गया पीछे। ये पीछे की बात कर रहा है कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। क्लियर। अब देख लीजिए अंतिम, सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों अंत प्लस इम, अंत प्लस इम, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंत प्लस इम, ठीक है। तो अंत प्लस इम हो जाएगा, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, इम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय क्या होगा, इम। क्लियर होगी बात। उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया, उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इन सब में हमें स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। देख लीजिए, ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन नंबर बी है अरावली, ऑप्शन नंबर सी है जामुन, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली क्या है, पहाड़िया दोस्तों, कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। अब हमें ये स्त्रीलिंग कैसे पता होगा भाई, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हमें एक वाक्यांश शब्दांश बनाना है, यानी सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। अब जैसे नीम, नीम अच्छा है, या तो इसमें विशेषण का, जैसे आप हिंदी पढ़ोगे ना दोस्तों पूरी डीपली, तो वो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि विशेषण लगा के उसकी विशेषता बता के या कोई सेंटेंस बना के आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं डीपली नहीं जाऊँगा। नीम हम लगाएंगे मेरा मेरी करके और अच्छा अच्छा करके, मेरा, नीम मेरा है, नीम मेरी है, मिल रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि नीम क्या है, ठीक है। अरावली मेरा है, अरावली मेरी है, ठीक है। जामुन मेरा है, जामुन मेरी है। डी चंबल मेरा है, चंबल मेरी है। अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं हम अभी, ठीक है। अभी हम इसमें क्लियर नहीं कर पाए, ब्लैक ऑप्शन तो इसका बी है, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। अब देखिए, नीम का पेड़ अच्छा है, नीम का पेड़ अच्छी है, ये नहीं बन रहा है, ठीक है। समझ रहे ना बात को, नीम का पेड़ अच्छा है, तो नीम क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। समझ रहे बात। अब जामुन, जामुन का पेड़ अच्छा है, मिल रहा है ना, जामुन का पेड़ अच्छा है, यानी जामुन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब चंबल, ठीक है, चंबल अच्छा है, चंबल नदी अच्छी है, ठीक है। अगर यहाँ पर नदी दिया होता ना चंबल नदी, तो चंबल नदी भी क्या हो जाती, स्त्रीलिंग हो जाती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंबल दिया है, चंबल। चंबल हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं कि चंबल क्या है, समझ रहे बात को। अब हमने क्या लगा, अरावली की पहाड़ियाँ मेरी है, ये मिल गया भाई। स्त्रीलिंग का, स्त्रीत्व का बोध हो रहा है इसमें, समझ रहे ना बात को। अरावली की पहाड़ियाँ मेरी है, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना अरावली की पहाड़ियाँ मेरा है, मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है भाई, है ना। तो ये हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ मेरी है। अब दूसरा क्या बोलता मैंने, अच्छा अच्छी लगा के, नीम अच्छा है, नीम अच्छी है। अब मैं बोलूँगा नीम का पेड़, यहाँ पर हमने पेड़ की बात की थी ना, नीम का पेड़ अच्छी है, क्या मिल रहा है। अगर मैं बोलूँगा नीम का पेड़ अच्छी है, मिल रहा है ये सब, नहीं मिल रहा है। मैं बोलूँगा नीम का पेड़ अच्छा है, वाह क्या मिल रहा है, देखो सेंटेंस बन रहा है एकदम शुद्ध वाक्य, नीम का पेड़ अच्छा है। मैं बोलूँगा जामुन का पेड़ अच्छी है, मिल रहा है सेंटेंस, नहीं मिल रहा है। तो जामुन का पेड़ क्या है, अच्छा है, मिल गया भाई सेंटेंस। अब समझ रहे बात को। अब ठीक उसी प्रकार क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ अच्छी है, ये स्त्रीत्व का बोध हो रहा है इसमें, इसलिए क्या है
ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को पहचानना सीखना है दोस्तों। आगे जैसे मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, आप और भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है। कह रहे कि जो रेलगाड़ी एक शब्द है वो किन किन भाषाओं से बना है। तो रेलगाड़ी बनाया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, हिंदी और अरबी। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी है फारसी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी उर्दू। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी हिंदी। रेलगाड़ी, रेल को हमने अलग किया, गाड़ी को हमने अलग किया। ठीक है, तो रेल क्या हो गया, अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी क्या हो गया, हिंदी का शब्द है। ये एक प्रकार से संकर शब्द है। ठीक है, क्या है, कौन सा शब्द है, संकर शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो संकर शब्द क्या कौन होते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। समझ गए बात को। संकर शब्द का अर्थ यहां पर हमने ये भी जान लिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को समझना है भाई, पहले ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है। हम जैसे अगर इसको एग्जाम में देखें ना, अग्नि का पर्यायवाची हम तुरंत मार देंगे, क्या मार देंगे, अनल या बैसवानल में से कोई एक मार देंगे। लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तब पीछे हम अगर एक नज़र दोबारा जाएंगे, हमें बोलेंगे यार अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा था। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर क्या क्या होगा, पहले हमें ये देखना है। आग होगा, अनल होगा, बैसवानल होगा। ठीक है, और भी क्या होता है, जातवेद होता है, जातवेद और पावक। इतने क्या होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, जो शब्दों से मिले जुले होते हैं। समझ रहे ना बात को। अरे सिंपल सा उदाहरण है, एक सिंपल बस है, एक वोल्वो बस है तो वो भी बस ही, वोल्वो का ही वोल्वो बस है ना, जो उसी का पर्यायवाची शब्द क्या है, सिंपल बस होगी। पर्यायवाची का मतलब मिलते जुलते शब्द। क्लियर। तो यहाँ पर जो नहीं है, क्या बोला था, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो वो अनिल नहीं है। अनिल का मतलब होता है क्या, हवा। समझ रहे बात को, वायु। अनिल मनी हवा वायु। ठीक है दोस्तों, तो नहीं है वो अनिल नहीं है। क्लियर होगी बात। बाकी आग हो गया, अनल हो गया, बैसवानल हो गया, जातवेद हो गया, जातवेद, ये भी याद रखना, जातवेद, जातवेद क्या हो गया, और पावक हो गया। ये किसके हैं, आग के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सदानंद में संधि है। अब हमें संधि कैसे पहचाने हैं, पहले सब संधि विच्छेद करनी है। संधियों के सारे गुण आपको सीखने पड़ेंगे, व्यंजन संधि में, स्वर संधि में, गुण संधि में, गण संधि में। जब तक आप इसकी परिभाषा नहीं सीख पाएंगे तब तक आप इसकी संधि आप नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा हम बाद में सीखेंगे। पहले हमें सॉल्व पेपर हम यहाँ पर करवाने पर लगे हैं, टाइम बहुत कम है। और इसमें देख ले, सत धन आनंद, इसका संधि क्या होगा, सत धन आनंद। ठीक है, आनंद, ये इसका संधि होगा। क्लियर होगी दोस्त बात। सत धन आनंद इसका क्या हो गया, संधि हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। अब इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। सत तो क्या है, जो संधि होती है वो शब्द के अंतिम, पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले शब्द के साथ संधि करनी पड़ती है हमें। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा ना, सत धन आनंद, सत पहला शब्द है, आनंद क्या है, दूसरा शब्द है। लेकिन सत पहले शब्द के अंतिम, सत तो और दूसरे शब्द के प्रथम पहला शब्द, उन दोनों के साथ हमें व्यंजन की संधि के सारे गुण पता चल जाते हैं। समझ रहे बात को। तो सत तो क्या है, व्यंजन है। और आनंद मैंने बोला था ना, पहले शब्द के अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द के प्रारंभ के अक्षर जो होता है, उन दोनों के मिलान से हमें संधि बनानी पड़ती है ना। तो सत्य तो आनंद यानी व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो व्यंजन संधि का नियम है दोस्तों, यदि व्यंजन के साथ स्वर आए, या स्वर के साथ व्यंजन आए, या व्यंजन के साथ व्यंजन आए, तो वहां कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क्लियर होगी बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो वाक्य है दोस्तों इच्छावाचक, है ना। इच्छावाचक वाक्य वो होते हैं जहां हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं।
जैसे मैं आपको बोलूँ आप सफल हो जाएं, ठीक है, तो आप सफल हो जाएं, ये मेरी इच्छा है कि आप लोग इस बार जो एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायिका पुलिस का, आप उसमें से डेफिनेटली निकल जाएं, ये मेरी इच्छा है। तो इच्छावाचक क्या हो गया, ये वाक्य बन चुका है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। समझ रहे बात को, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप किसी को बोल रहे हैं ना, अरे इच्छा के अनुसार ही तो बोल रहे हैं आपको, उन लोगों को जिनको आप बोल रहे हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा तो है नहीं कि आप दिल से नहीं बोल रहे हैं। तो इच्छा भाव पैदा करने के वाले जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। क्लियर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, ठीक है, किसी के बाप में दम नहीं है भाई जो आकाश के तारे तोड़ सकता है। समझ रहे बात को, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। अब क्या है यहाँ पर देखना, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, भरसक प्रयत्न करना, और ऑप्शन नंबर सी है अपना काम निकाल देना, ऑप्शन नंबर डी है चुनौती स्वीकार करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। कहते हैं ना, अरे उसने तो आज ये काम कर दिया, उसको तो मैं तो तेरे लिए क्या चांद तारे तोड़ लाऊं, है ना। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बोल रहा है कि मैं तेरे लिए क्या चांद तारे तोड़ लाऊं, ला सकता है नहीं भाई, जब लुभा रहा है उसे वो, कि कह रहा है कि मैं तेरे लिए इतना असंभव कार्य कर सकता हूं। समझ रहे बात को, तो ये चीज है आकाश के तारे तोड़ लाना, या बहुत बड़ा कार्य करना है, असंभव कार्य करना। कहने का मतलब जो काम इम्पॉसिबल है उसको यदि आप पॉसिबल करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पुलिस की, अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो आप भी भाई आकाश के तारे तोड़ लाएंगे। समझ रहे हैं बात को, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम फाइट करना, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया आकाश के तारे तोड़ लाना अर्थ का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है भाव प्रदान, कल्पना प्रदान, सी वस्तु प्रदान, डी काव्य प्रदान। तो राइट हो जाएगा वस्तु प्रदान। टिप्पण, किसी पर टिप्पणी करते हैं ना, कैसे यार वो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहा है। टिप्पणी का मतलब होता है एक तरफ से वाक्यांश लिखना, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, क्रमबद्धता का ज्ञान होना चाहिए, यानी क्रम होना चाहिए, उसको टिप्पण कहते हैं। उसकी भाषा क्या होती है, वस्तु प्रधान होती है। समझ रहे ना बात को, टिप्पण क्या होता है, ठीक है, विज्ञप्ति क्या होता है, ये भी हम आगे समझेंगे पूरे ढंग से। आई बात समझ में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, शब्दावली का अर्थ है, सिंपल सा है, यहां पर देख लीजिए, डी, शब्दों का समूह। शब्दावली यानी शब्दों का समूह। समझ रहे बात को, भाषा का केंद्रीय अंश नहीं मिल रहा था, अन्य भाषाएं मिलकर नहीं मिल रहा था, शब्दों के विभिन्न स्वरूप नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्दों का समूह शब्दावली का अर्थ है। क्लियर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर के एक प्रकार का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम क्या है, चाणक्य है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग होता है न्यूज़पेपरों में और पुस्तक की छपाई करने में। समझ रहे ना बात को, न्यूज़पेपर में और पुस्तक की छपाई करने में जो चाणक्य नाम है, यानी कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है। समझ रहे बात को, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, कवि हैं। तो कवि कौन सी शाखा थे, ज्ञानसरी शाखा के क्या है दोस्तों, ये एक कवि है। समझ रहे हैं बात, संत कबीर, कबीर जी क्या थे, ज्ञानसरी शाखा के क्या हैं, कवि हैं। क्लियर होगी बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, बी है रैदास, सी है तुलसीदास, डी है रसखान। ठीक है, तो श्री कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास, गौ से गीतावली, गो से गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर राइट सी तुलसीदास। समझ रहे बात को, श्री कृष्ण गीतावली, रत्नावली, दोहावली, ये सारी किसकी है, तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद कर रखा है, गौ से गीतावली, गौ से गोस्वामी तुलसीदास। क्लियर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कर्मभूमि के लेखक का नाम है, तो कर्मभूमि, ठीक है, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सत्यजीत राय, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। कर्मभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ठीक है, मंगलसूत्र, ये क्या है? सारे क्या हैं? प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिम किरीटनी के रचयिता का नाम क्या है? क्या बोल रहा है कि हिम किरीटनी के रचयिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हिम किरीटनी के रचयिता है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ा है आप लोगों ने? कौन सी क्लास में पढ़ा है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। समझ रहे बात? ये चीज है, ये भी किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। क्या सुंदर है ना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, एक फूल कह रहा है, किससे? एक माली से। उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ठीक है, तो ये भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। और हिम किरीटनी भी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। क्लियर होगी बात? बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो नाम क्या था उसका? ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण, राइट हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचना है ना दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। अतीत के चलचित्र, मेला आंचल, स्मृति की रेखाएं, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब महादेवी वर्मा की क्या रचनाएं हैं। तो उस एक वह है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम पूछा है, तो ये क्या है? लक्ष्मण है दोस्तों। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पौली, प्राकृत, उपरांत तीसरी भाषा है, तो तीसरी भाषा कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश। और पौली से पहले की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। समझ रहे बात को? इसका क्रम ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी ये इस क्रम को पूछता है ना, तो इसके सबसे ऊपर कोई भी भाषा है दोस्तों, वो संस्कृत से बनी है, ठीक है। पौली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, इन सब की जननी क्या है? संस्कृत है भाई, है ना। तो सबसे पहले आएगा संस्कृत, उसके बाद पौली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद आएगा अपभ्रंश। तो इसने यहाँ पर कौन सा पूछ दिया है? ऑप्शन नंबर 18 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 में, पौली प्राकृत के उपरांत। ऐसा भी तो लिख सकता था ये, पौली प्राकृत के बाद तीसरी भाषा कौन सा है? नहीं, ये किताबी भाषा में, लैंग्वेज में फंसाता है बंदे को। कुल मिला के एग्जामिनर का मतलब है, आप सिंपल में अपने दिमाग में सिंपल तरीके से याद करिए। उपरांत हमें समझ नहीं आएगा कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। कभी कभार होता है जब डिप्रेशन होता है ना एग्जाम का, तो आदमी समझ नहीं पाता है शब्दों को, वहीं कंफ्यूज हो जाता है। पौली प्राकृत के बाद ऐसे भी तो लिख सकता है डायरेक्ट, इसने लिखा है कि पौली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। और पौली से प्रारंभ बोले गए, पौली से पहले नहीं बोलेगा डायरेक्ट, तो पौली से पहले कौन सी भाषा है? वो संस्कृत है। समझ रहे बात को? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। कुमाऊनी बोली आपको पता है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, और उसकी बोली का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नैनीताल और अल्मोड़ा। पौड़ी, गढ़वाल, तो यहाँ से भी हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं यार, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, बस छांटने वाला होना चाहिए। जैसे पौड़ी और गढ़वाल, ठीक है, तो पौड़ी और गढ़वाल में कुमाऊनी बोली जाती है? नहीं बोली जाती भाई। नेपाल और काठमांडू, कहाँ नेपाल और काठमांडू? ये नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, तो नेपाल कुमाऊनी क्यों बोलेंगे भाई? मसूरी और शिमला, मसूरी भी कहाँ का है? ये हमारे देहरादून मसूरी है ना, और शिमला है हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ कुमाऊनी बोलेंगे? नहीं, एक ही तो ऑप्शन बन रहा था, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है, तो ये राइट आंसर है। क्लियर होगी बात? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ दोस्तों ब्राह्मी लिपि से। समझ रहे बात को? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि क्या है दोस्तों? सबसे प्रचलित लिपि है जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। और इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? गुजरात के एक राजा था जयभट्ट शाह ने, उसके जो शिलालेख थे उसमें सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है भाई कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो गुजरात के एक राजा हैं जयभट्ट शाह, क्या नाम है? जयभट्ट शाह। उन्होंने अपने जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है।
जो बाईं से, कभी कभार ये भी पूछ देता है कि ब्राह्मी लिपि किस ओर लिखी जाती है, ऑप्शन डाल देगा 4-5, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे मिला मुला के, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन आपके माइंड में होना चाहिए, ब से ब्राह्मी लिपि, ब्र से बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों जो पुलिस का पेपर था 2022 में हुआ था, ठीक है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन ये थे, ठीक है। और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों? दोस्तों अब भी जब एग्जाम होंगे ना, उसमें यही मिला जुला के वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। माना उसने अगर 2022 में दिया है ना कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ, इस बार क्या पता है ऐसा पूछ ले कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया है ना। तो इसलिए इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन पढ़ने हैं आप लोगों ने, समझ रहे बात हो। तो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे भी तभी पता चलेगा कि मेरी कहाँ कमी रह रही है, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाने में कोई कमी जो भी महसूस लगता है आप लोगों को, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए दोस्तों, और लाइक करने के बाद अगर शेयर करते हैं तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में इसी का पहले पूरा करवाऊंगा, इसका जो 100 क्वेश्चन है इसको पहले पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम उत्तराखंड जीके जीएस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जनरली जीएस वगैरह है उसको वो करेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर रीजनिंग वगैरह नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, बाकी जितने भी उत्तराखंड हिंदी जीके जीएस वो सारे कराऊंगा, ठीक है। जो सॉल्व्ड पेपर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे रीजनिंग की क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।